Hello students, this is Daisy ma'am, and today we are going to learn about the unit of force, SI unit of force, CGS unit of force. Then we will learn about the second law of motion and applications of second law of motion. A unit of force, as per relation 3.5 we have F is equal to ma, that is force is equal to mass into acceleration. तो अगर हम मास को 1 यूनिट मान लें और एक्सेलरेशन को भी 1 यूनिट मान लें तो इसके अकॉर्डिंगली फिर अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। दस 1 यूनिट फोर्स वो फोर्स होता है जो कि यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट में यूनिट एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है, राइट। सो 1 यूनिट फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन in an object of unit mass. SI unit of force. In SI unit system, the unit mass is kg and the unit of acceleration is meter second inverse 2, right? तो SI unit system में unit mass को kg लिया है हमने और unit of acceleration को meter second inverse 2। तो इसके अकॉर्डिंगली हम फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? फोर्स इज सेट टू बी 1 SI यूनिट, ठीक है। फोर्स वो 1 SI यूनिट है जो प्रोड्यूस करती है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg है और उसके ऊपर 1 SI यूनिट फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट कम्स द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल कैपिटल N है। देन कम्स SI यूनिट ऑफ फोर्स को सर इजाक न्यूटन के नेम के ऑनर में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो न्यूटन लगता है, न्यूटन में बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर इसको फोर्स के यूनिट को न्यूटन बोला गया है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इसको हम 3.6 इक्वेशन के फॉर्म में नोट करेंगे। देन नेक्स्ट कम्स CGS यूनिट ऑफ सिस्टम। नाउ इन CGS यूनिट ऑफ सिस्टम्स यहाँ पे क्या होगा, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज सेंटीमीटर इनवर्स 2, ठीक है। वहाँ पे हमने किलोग्राम्स लिया था मास का, यहाँ पे हम ग्राम्स ले रहे हैं। वहाँ पे एक्सेलरेशन हमने मीटर सेकेंड इनवर्स 2 लिया था, यहाँ पे हम सेंटीमीटर इनवर्स 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे CGS यूनिट के अकॉर्डिंग हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? CGS यूनिट इज 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 एंड द यूनिट इज कॉल्ड डाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डाइन बोलेंगे। तो hence 1 dyne force is a force which produces an acceleration of 1 centimeter second inverse 2 in an object of 1 gram। यानी कि 1 dyne force वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट में जो कि 1 ग्राम का है उसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 1 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 का। सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 और इसको हम लेंगे 3.7 इक्वेशन के फॉर्म में। देन रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम्स इंटू 100 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। और अगर हम यहाँ पे सारी ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्योंकि अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, डाइन की वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो वही हम यहाँ पे इसी को 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2 को हम 10 टू द पावर 5 डाइन भी बोल सकते हैं। दस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन और 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर inverse 5 न्यूटन। So this is the relation between Newton and dyne. Then comes second law of motion. As per the mathematical expression of second law of motion, we have F is equal to ma। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो F इज इक्वल टू ma है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन।
अगर हम फोर्स को ज़ीरो कर दें तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया जाए अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मूव करता रहेगा, जो कि सिमिलर है टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी अगर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उसको अगर मूव नहीं करा रहा। दूसरा सिचुएशन ये था कि अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो लीनियर मोशन में मूव कर रही है और उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो हमेशा मूव करती रहेगी। तो ये जो सेकेंड लाइन थी, सेकेंड पार्ट था इस लॉ का, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। सेकेंड लॉ के अंदर भी वही चीज़ हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो सेकेंड लॉ के जैसे ही सिमिलैरिटीज़ आपको दिखाई देंगी। सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ जो है वो सिमिलरली एक सिमिलर वे में बिहेव करती हैं। देन कम्स ऑब्वियसली दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहती है जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। दस इट इज क्लियर दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वाइस वर्सा। सो ऑब्वियसली दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने अभी अभी आपको बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो दो बातें बोल रही है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, और अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में तो वो मूव करता रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। तो ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो सिमिलर वे में बिहेव करती हैं। देन नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस लॉ को हम देखेंगे कि कहाँ पे अप्लाई होती है, इससे एप्लीकेशन क्या है। तो फर्स्ट इज अ फील्डर वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। ऐसा क्यों होता है कि फील्डर जब एक बहुत तेज़ी से आ रही है बॉल, क्रिकेट बॉल आ रही है, तो क्या करता है, अपने हाथ को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि जिस वेलोसिटी के साथ वो बॉल आ रही है उसका टाइम इंक्रीज हो जाए, और जब उसका टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, इट विल कम टू ज़ीरो, और इस तरह से जो नेगेटिव एक्सेलरेशन बॉल का है वो डिक्रीज होगा, और जो फोर्स का इम्पैक्ट है बॉल को कैच करने का वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फील्डर को चोट लगने के चांसेस बहुत कम है, उसकी हथेली में या उसके फिंगर्स में चोट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। देन सेकेंड आपको दिया हुआ है ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ स्प्रिंग ऑन कॉम, शॉकर्स भी बोलते हैं, सो एज टू रिड्यूस जर्क वाइल पासिंग ओवर अ रफ रोड। जब भी आप किसी ऑटोमोबाइल से जाते हैं तो जो टूटी फूटी रोड होती है वहाँ पे आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है जैसे ऊपर नीचे आप होते हैं तो झटके लगते हैं। तो उन झटकों को और रिड्यूस करने के लिए इसके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं जिनको शॉकर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये स्प्रिंग जो होते हैं वो टाइम इम्पैक्ट ऑफ जर्क को क्या करते हैं, जो कि अनइवन रोड पर चलने से होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ जर्क भी इंक्रीज हो जाएगा और मोमेंटम ऑफ चेंज जो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इज automobiles are fitted with spring, the shockers, so as to reduce jerk while passing over a rough road। ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्प्रिंग को लगाया जाता है या उनको शॉकर्स भी बोलते हैं, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि जो झटके लगते हैं टूटी फूटी रोड से जब ऑटोमोबाइल्स पास करते हैं तो जो झटके लगते हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। तो इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंग है इसकी वजह से क्या होता है कि टाइम इम्पैक्ट ऑफ जर्क, यानी कि झटका लगने का जो टाइम होता है उसके इम्पैक्ट को ये इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका टाइम इंक्रीज हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ जर्क आप एक्सपीरियंस करते हैं उस व्हीकल में बैठने में वो रिड्यूस हो जाता है काफ़ी हद तक।
जिससे आपको उतने ज़्यादा झटके फील नहीं होते जितना होना चाहिए, क्योंकि उसमें शॉकर्स लगे होते हैं और स्प्रिंग लगे होते हैं जो टाइम इम्पैक्ट को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आप तक पहुंचते पहुंचते वो फोर्स बहुत कम हो जाता है, तो आपको झटके बहुत कम फील होते हैं। देन नेक्स्ट इज in a high jump athletic events, the athletes are made to fall either on a cushioned mattress or a loose sand bed. तो हाई जंप एथलेटिक इवेंट में क्या होता है कि एथलीट को या तो कुशन मैट्रेस पे या फिर लूज सैंड बैग पर गिरना होता है, जंप लगा के वो उस पर गिरता है। तो जैसे ही वो जंप लगाता है तो उसकी जंप लगाने के बाद में मैट्रेस जो होती है वो धीरे से प्रेस हो जाती है नीचे की तरफ, जिससे उसका जो टाइम होता है गिरने का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उसका मोमेंटम जो होता है उसका रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम फोर्स एक्सर्ट होता है और एथलीट जो है वो सेफ होता है, उसको इंजरी नहीं होती है। Next is a person falling from a height on a hard cemented floor gets injured, but a person falling on a grassy surface or a heap of sand is not injured. यानी कि अगर कोई इंसान एक ऊंचाई से नीचे गिरता है और वो गिरता है एक हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पर तो उसको चोट लगती है। वहीं पे अगर दूसरा पर्सन गिरता है वो एक ग्रासी सरफेस पे गिरता है या फिर सैंड के ढेर पे गिर जाता है या फिर भूसे के ढेर पे गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई सीमेंटेड फ्लोर पे गिरता है तो वो कॉन्सिक्वेंटली वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रेस्ट पे आ जाता है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम जो होता है वो रेट ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है पर्सन का, और कॉन्सिक्वेंटली जो फोर्स उस पर एक्ट करता है फ्लोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए उसको चोट लग जाती है। जबकि जो पर्सन सॉफ्ट सरफेस पे लाइक ग्रासी लॉन या फिर हीप ऑफ सैंड और स्ट्रॉ यानी कि घास भूसे के या फिर बालू के ढेर पे अगर गिरता है तो उसका जो गिरने का टाइम होता है, फॉलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो मोमेंटम है उसका जो रेट है वो कम हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली बढ़ जाता है और उसका फोर्स जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को चोट नहीं लगती है। Next is a karate player can break an ice slab or a thick pile of tiles or bricks with a single blow. ये आपने टेलीविजन पे देखा होगा, जो कराटे प्लेयर्स होते हैं वो आइस स्लैब को या फिर बहुत ही ढेर सारे पाइल्स वो लगा लेते हैं, टाइल्स लगा लेते हैं एक सीरीज में और ब्रिक लगा लेते हैं और एक ही सिंगल ब्लो में वो उसको तोड़ लेते हैं। तो ऐसा वो कैसे कर पाते हैं? ये ऐसा इसलिए हो जाता है कि वो बहुत ही फास्ट से बहुत ही तेज़ी के साथ वो स्ट्राइक करते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत ज़्यादा फोर्स से वो उसको स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से टूट जाता है। तो फोर्स जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो स्लैब जो है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे भी हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्रॉकरी एंड चाइना वेयर आर रैप्ड with bubbled polymer sheets and packed in thermocol boxes. तो जितने भी चाइना वेयर या क्रॉकरी वेयर्स होते हैं, जो डेलिकेट आइटम्स होते हैं, उनको एक पॉलीमर शीट से रैप किया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर बाई मिस्टेक मिस हैंडलिंग हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ज़र्क उसमें लग रहा है या कोई भी फोर्स उसमें लग रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है, टाइम इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो फोर्स इम्पैक्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डैमेज है वो अप्लायंसेस में डैमेज होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए इसको हमेशा पॉलीमर शीट से रैप कर दिया जाता है, या फिर जो ग्लास वेयर्स होते हैं और सैनिटरी वेयर्स होते हैं उनको स्ट्रॉ या पेपर कटिंग से चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है ताकि उसमें जर्क जो है वो ना लगे और वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज अ बॉक्सर मूव्स हिज हेड बैकवर्ड व्हेन हिज ओपोनेंट ब्लोज अ पंच ऑन हिज फेस। सो ऐसा क्यों करता है? वो अपने हेड को पीछे की तरफ इसलिए खींच लेता है क्योंकि जो बॉक्सर होता है वो इंक्रीज करना चाहता है उस टाइम इम्पैक्ट को। तो जब पीछे की तरफ वो अपने सर को खींचेगा तो जो टाइम इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कम होगा और उसके चेहरे पे जो भी अगर पंच लग भी जाता है तो चोट उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है बैकवर्ड हेड को करने से। So this is all about today's video. In the next video we will talk about the third
law of motion and then applications of third law of motion. Thank you very much.